हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में नए चैप्टर के संबंध में, जिसका नाम है वृद्धि और विकास। अगर इस चैप्टर की बात करें तो चाहे वो सीटेट हो या टेट हो, सभी में 1 या 2 नंबर के प्रश्न आते ही हैं। ये हमारा 5वां पार्ट है 500 MCQs की सीरीज का। अगर आपने पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। देखिए, पिछले वीडियो की आपको लिंक जो है 4 जो वीडियोस हैं उसका लिंक तो मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के और भी अन्य वीडियोस है बाल विकास के, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति या आत्म केंद्रित प्रवृत्ति। देखिए, स्वयं को प्रेम करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कहलाती है नार्सिज्म की प्रवृत्ति। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ये जो महोदय हैं ये स्किनर महोदय हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्किनर महोदय ने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर सबसे पहले प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। फिर किस पर प्रयोग किया था? कबूतर पर। चूहे पर कब प्रयोग किया था? 1938 में। और 1943 में किस पर प्रयोग किया था? कबूतर पर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और स्किनर महोदय अमेरिका के निवासी थे। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न है, अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना जिसका मापन संभव है। यानी अभिवृद्धि जो होती है, जो ग्रोथ होती है, उसको मापा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कथन है ये किसका है? हरलाक का है, रॉस का है, सोरेनसन का है या डॉन का है? तो ये कहा है सोरेनसन महोदय ने। क्या कहा है इन्होंने, एक बार पढ़ लेते हैं। अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है जिसका मापन संभव है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है, यह किसने कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, क्योंकि छोटी छोटी परिभाषाएं जो है वो टेट के एग्जाम में अधिक पूछी जाती हैं, बड़ी परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं। तो ये कहा है हरलाक महोदय ने। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन बी। क्या कहा है, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, विकास जो है, विकास की दिशा क्या होती है? देखिए, जो डेवलपमेंट होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। कैसे चलता है? जीवन पर्यंत। ठीक है, और जो इसकी दिशा होती है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। आपका पहला ऑप्शन जो है एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत में विकास की दिशा क्या होती है? इंग्लिश में जिसे सिफेलो कार्डुअल कहते हैं। देखिए, इसमें जो दिशा होती है विकास की वो सिर से पैरों की ओर होती है। कहा जाता है सिफेलो कार्डुअल में जो होता है, जो सिरा पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत है, इसमें जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर चलता है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही है आपका। अगला प्रश्न है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एरिक्सन महोदय, फ्रायड, कोहलर, रास। तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं ये एरिक एरिक्सन है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला है, विकास एक कैसी प्रोसेस है? खंडित, निरंतर चलने वाली, पूर्ण या अपूर्ण? तो विकास जो प्रोसेसिंग है वो निरंतर चलने वाली है और लाइफ लॉन्ग चलती है, जीवन पर्यंत चलती है। अगला है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है विकास। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। तो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल कौन सा है? देखिए, निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, इसमें लिखा है नहीं, तो आपका पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं, अंतः संबंधित होती हैं, दूसरा ऑप्शन भी गलत।
और आपका चौथा जो ऑप्शन है विकास हमेशा रेखीय होता है, रेखीय नहीं होता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। आपने देखा होगा जो विकास होता है वो सभी में समान नहीं होता है, कोई जल्दी बढ़ जाता है, कोई कम बढ़ता है। ठीक है, कोई ज़्यादा सीख पाता है, कोई कम सीख पाता है। तो विकास जो होता है वो सभी में समान नहीं होता है। तो विकास का सिद्धांत है सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगला प्रश्न है विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है, यह कौन सा सिद्धांत होगा? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतः क्रिया का सिद्धांत? तो आपको समझ में आ रहा होगा, लिखा है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रोसेस है, यानी निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। बी ऑप्शन इज राइट। अगला है विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो विकास जो है एक मशीन प्रोसेसिंग नहीं है। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास की दिशा होती है। ठीक है, निरंतर चलता है, क्रमबद्ध होता है, लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, मशीनी प्रोसेस नहीं होती है डेवलपमेंट की प्रोसेस। इसीलिए आपका ऑप्शन चौथा सही है। अगला है विकास का सिद्धांत नहीं है, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। देखिए विकास का जो प्रोसेसिंग है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो आपका पहला ऑप्शन जो है ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कह सकते हैं इसे, एकीकरण का सिद्धांत, ये जो है विकास के सिद्धांत है। लेकिन पहला आपका जो ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है एक बालक पहले पूरे हाथ फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। क्या लिखा है? एक हाथ पहले पूरे हाथ को, पूरा जो आपका हाथ है, ठीक है, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यानी पहले जो बच्चा होता है हाथ चलाता है, फिर उंगलियां चलाता है, फिर लिखा है हाथ और उंगलियां एक साथ चलाने लगता है। तो कौन सा सिद्धांत होगा? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यानी जो बच्चा है उसने उंगलियों और हाथ में एक जो है एकीकरण बना लिया है, तभी वो जो है हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो ये होगा एकीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। यह कथन किसका है? रॉस का, नन का, टायलर का, रूसो का? तो ये जो कथन है ये है टायलर का। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, यानी एक ये व्यक्ति है दूसरा ये एक व्यक्ति है। टायल आप जो है दीवालों में फर्शों में टाइल लगवाते हैं, तो अंतर देखिए दो व्यक्तियों की जो टाइल लगवाने की जो सोच होगी उसमें अंतर होगा। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। अगला है मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक, जीवन पर्यंत। देखिए जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो जीवन पर्यंत चलती है। अगला है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो है ये किसने दिया है? नन ने, रूसो ने, फ्रायड ने, टायलर ने। तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो है ये फ्रायड महोदय ने दिया है। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था बताई है मुखावस्था, जिसे ओरल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरल स्टेज। और इसका जो समय होता है वो जन्म से 1.5 वर्ष का होता है। कितना होता है? जन्म से 1.5 वर्ष का। दूसरी अवस्था बताई है गुदा अवस्था, एनल स्टेज। कौन सी स्टेज होती है? एनल स्टेज, जो होती है आपकी 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की अवस्था। तीसरी अवस्था इन्होंने बताई है लिंग प्रधान अवस्था, फैलिक स्टेज। कौन सी अवस्था? लिंग प्रधान अवस्था, फैलिक स्टेज, जो इन्होंने बताई है 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था। ये तो हो गई 3। चौथी अवस्था इन्होंने बताई है अव्यक्ता अवस्था, लेटेंसी स्टेज, जो होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था। 5वीं अवस्था बताई है जननेंद्रिय अवस्था,
जो कि 12 वर्ष के बाद की अवस्था होती है। ठीक है, तो ये 5 अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और नार्सिज्म के बारे में ही जो है सिगमंड फ्रायड ने बताया है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, समीप दूराभिमुख दिशा में विकास की दिशा, जिसे इंग्लिश में प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं, इसमें जो है जो विकास की दिशा होती है वो क्या होती है? लिखा है समीप से दूर भिमुख। समीप से दूर यानी इसमें जो होता है, इसमें जो विकास की प्रोसेस होती है, जो हमारा बॉडी होता है पूरा, ठीक है, केंद्र से शुरू होता है और बाहरी अंगों की ओर जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल में। सिफेलोकार्डुअल में क्या होता है? सिफेलोकार्डुअल में जो विकास की प्रोसेस होती है वो हमारे सिर से पैरों की ओर जाती है। ठीक है, लेकिन प्रॉक्सिमो डिस्टल में जो होता है विकास की दिशा, वो केंद्र से बाहर की ओर जाती है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन बी सही है। अगला है ऑडिपस और इलेक्ट्रा जो ग्रंथि होती है, ऑडिपस जो ग्रंथि होती है वो बालकों में पाई जाती है, जिसकी वजह से वो अपने माँ को प्रेम करता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि यानी बिजली जो लगती है, जो बालिकाओं में बिजली लगती है, लगे 440 वोल्ट करंट, आपने गाना सुना होगा, तो वो लड़कियों को है। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है लड़कियों में पाई जाती है, इस तरीके से रिलेट करके याद रखिएगा। और इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से जो लड़की होती है वो अपने पिता से प्रेम करती है। तो ये जो ग्रंथियाँ होती हैं इनमें जटिलता कब शुरू हो जाती है? तो ये शैशवावस्था में शुरू हो जाती है। 4 से 6 वर्ष की अवस्था में जो है ये चरम पर होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे देखा गया है शैशवावस्था का समय जो है जन्म से 6 वर्ष का माना जाता है। तो 4 से 6 वर्ष मतलब लिखा है ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि में जटिलता कब शुरू हो जाती है? 4 से 6 वर्ष में, तो मतलब शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, और जो किशोरावस्था है वो 12 से 18 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। इतना तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा है विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन एक ऐसी अवधि आती है जिसमें समायोजन करने के लिए विकास जो है विराम करता है। कौन सा सिद्धांत होगा? निरंतरता के सिद्धांत में विकास जो होता है निरंतर होता है। एकीकरण के सिद्धांत में जो होता है मतलब एक किसी चीज़ में समन्वय बना लेता है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता यानी विकास जो होता है वो सभी में सामान्य होता है। चक्राकार प्रगति में ऐसा होता है कि विकास जो होता है विकास में जो है प्रगति होती रहती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी अवधि आती है जिसमें विकास आराम करता है समायोजन करने के लिए। तो ये आपका होगा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यह किसने कहा है? रॉस ने, डार्विन ने, स्किनर ने, नर ने? तो ये कहा है स्किनर महोदय ने। मैंने अभी आपको दिखाया था, स्किनर महोदय को आप फिर से दोबारा देख सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का, और आपको ये 20 प्रश्न जो थे अच्छे लगे होंगे, और ये 20 प्रश्नों में से एक प्रश्न एग्ज़ाम में जरूर आएगा, गारंटी देता हूँ। क्योंकि इतने सारे चैप्टर हैं बाल विकास में, एक एक दो दो प्रश्न ही तो आते हैं। पता चला 30 नंबर का पेपर है और 30 चैप्टर हैं, तो भैया एक एक नंबर के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो एक एक चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है, अभिवृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखें, निश्चित अवधि तक होती है, संख्यात्मक और गुणात्मक होती है, व्यापक अर्थ वाली होती है, मापी नहीं जा सकती है। देखिए, सही कथन है आपका अभिवृद्धि जो होती है वो निश्चित अवधि तक होती है। ठीक है, और जो अभिवृद्धि होती है जो गुणात्मक नहीं होती है, संख्यात्मक होती है, व्यापक अर्थ वाली नहीं होती है, ये संकुचित अर्थ वाली होती है। और जो अभिवृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, उसको मापा जा सकता है। ठीक है, तो अभिवृद्धि के संबंध में आपका पहला ऑप्शन सही है, एक निश्चित अवधि तक होती है। अभिवृद्धि जो होती है संख्यात्मक होती है, और व्यापक अर्थ वाला विकास होता है, और विकास जो होता है संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, अभिवृद्धि को मापा जा सकता है लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। बाकी डिटेल से वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपको समझ में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो छोटा सा टॉपिक था अभिवृद्धि और विकास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।